आधी रात का वक्त था। घना कोहरा सुमेरपुर गांव को घेरा हुआ था। भयंकर ठंड थी। सुमेरपुर गांव पहाड़ों के बीच बना हुआ था। काली घनी अंधेरी रात में सुमेरपुर गांव के बड़े बड़े पेड़ अजीब सी आकृति बना रहे थे। गांव के सभी लोग अपनी रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन गांव से कुछ ही दूर बनी एक बहुत पुरानी हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। रमेश और राजन मोटा कंबल ओढ़े हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए उसी हवेली के अंदर खड़े हुए थे। ये दोनों चोर थे और चोरी के मामले में कई बार जेल भी जा चुके थे। तभी एक तेज हवा का झोंका उन दोनों से टकराया। मैं अभी भी कहता हूँ रमेश, यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अबे चुप कर, आज यहाँ से मोटा माल लेकर ही जाएंगे। डरने के बजाय मेरी मदद कर। अबे बेवकूफ, इस खंडहर हो चुकी हवेली में सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं मिलेगा। अबे बेवकूफ मैं नहीं, तू है। इस हवेली में कम से कम 40 बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में ताला लगा हुआ है। हमें उसी ताले को तोड़ना है, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि उसी कमरे में उसे कैद किया गया था। कहते हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो सब फिजूल की बातें हैं। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही मनगढ़ंत अंधविश्वासी अफवाहें फैला देते थे ताकि उनकी हवेलियों में रखा हुआ सोना चांदी सुरक्षित रह सके। अब बहस मत कर, चल उसी कमरे के ताले को तोड़ते हैं। इतना बोलकर रमेश उस कमरे की ओर दौड़ने लगा जिस कमरे में बरसों से ताला लगा हुआ था। मजबूरी में राजन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। कमरे में लगे ताले को देखकर राजन बुरी तरह से डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, रमेश देख, इस ताले में पीला धागा बंधा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस ताले को नहीं तोड़ना चाहिए। तू बड़ा भोला है राजन। अरे तुझे बताया तो था, ये सब मनगढ़ंत बातें होती है। इतना कहकर रमेश ने अपने हथौड़े से उस ताले पर वार करना शुरू कर दिया। उसने उस पीले धागे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ ही देर में ताला टूट गया। रमेश ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक काला साया बड़ी फुर्ती से निकलकर बाहर की ओर भागा और देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने ओझल हो गया। ये देखकर रमेश के माथे पर कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने की बूंदें चमकने लगी। राजन डर कर चीख कर बोला, मैंने कहा था ना रमेश कि इस कमरे में उसे कैद किया गया था। तूने देखा कि इस कमरे से एक काली परछाई निकलकर गायब हो गई। रमेश ने डर कर सकपका कर कहा, हाँ हो सकता है ये हमारा वहम हो। तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत के गीत के गुनगुनाने का स्वर सुनाई दिया। कौन है यहाँ पर? अरे सुन नहीं रहा, ये किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज है। ये वही है जिसके बारे में हम अपने बाप दादा के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। इसका मतलब वो कथाएं सब सच्ची है। मगर रमेश ने राजन की कोई बात नहीं सुनी। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में चलने लगे जहाँ से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। रमेश तुझे क्या हो गया है? कहाँ जा रहा है तू? मगर देखते ही देखते रमेश अंधेरे में कहीं गायब हो गया। राजन ने रमेश को बहुत पुकारा मगर उसने राजन की एक नहीं सुनी, मानो वो उस आवाज के सम्मोहन में खो गया था। राजन वहां पर अकेला रह गया था। तभी राजन को अंधेरे में रमेश की एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन भागता हुआ उस ओर पहुंच गया, लेकिन ये देखकर राजन की होश उड़ गई। रमेश जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी दोनों आंखों की पुतलियां गायब थी। राजन एक जोरदार चीख के साथ बेहोश होकर गिर गया। इस घटना के 1 महीने बाद आर्यन, आज इतने लेट कैसे हो गए? मैं कब से तुम्हारा फोन मिला रही हूँ। ये देखो क्या न्यूज चल रही है। कैसी न्यूज? यही कि सुमेरपुर नाम के गांव में पिछले 1 महीने में संदिग्ध तरीके से वहां के वासियों की लाशें मिल रही हैं और उन सब लाशों की आंखों की पुतलियां गायब होती हैं। अरे ये सब बकवास बातें हैं। ये मीडिया वाले भी आजकल कुछ भी चलाते हैं। वैसे आज हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की मीटिंग थी। एवरीथिंग इज ओके ना? हाँ, हमें सरकार की तरफ से इसी सुमेरपुर गांव जाने का ऑर्डर मिला है, मुफ्त चिकित्सा के लिए। व्हाट? क्या कह रहे हो? तुम मना कर देते तुम। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऊपर से ये न्यूज मुझे सही नहीं लग रहा। तुम टेंशन मत लो, 1 हफ्ते की ही बात है। और हाँ, इस बकवास न्यूज पर मत जाओ। लेकिन आर्यन, सुमेरपुर गांव में तुम जब तक रहोगे मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। अरे बाबा, मैं कोई अकेले नहीं जा रहा। मेरे साथ डॉक्टर अपूर्वा और दोस्त डॉक्टर आशु भी साथ चल रहा है। नलिनी आर्यन की पत्नी थी और आर्यन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर था। अगली सुबह
आर्यन, अपूर्वा और आशु सुमेरपुर गांव के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से सुमेरपुर का रास्ता 10 घंटे का था। शाम तक वो सब सुमेरपुर गांव पहुंच गए। उन लोगों के लिए सुमेरपुर गांव में पुराने घर पर रहने का इंतजाम सरकार ने पहले से ही कर दिया था। आर्यन ने देखा पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन इधर उधर देखने लगा, मगर उसे आसपास कोई कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? यार अजीब बात है, शाम के 6 बजे ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे आधी रात का वक्त हो गया है। गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी जल्दी इतना सन्नाटा। आर्यन की बात पर अपूर्वा हंसते हुए बोली, ये गांव है आर्यन, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। ये बात तो सही है अपूर्वा, लेकिन तुमने एक बात नोट नहीं किया? यहाँ आसपास कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आर्यन घर के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा, मगर लाख कोशिश के बाद भी ताला नहीं खुला। क्या हुआ? यार चाबी तो यही दी गई थी। तभी उनके पीछे से किसी अनजान व्यक्ति का स्वर टकराया। कौन है आप लोग? आप लोगों को इससे पहले तो सुमेरपुर गांव में मैंने नहीं देखा। उन तीनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने एक गांव का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी। आर्यन उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, ओह थैंक गॉड, कोई तो आदमी नजर आया। जी मेरा नाम आर्यन है, हम यहाँ पर कुछ दिन कैंप लगाकर इस गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। आर्यन की बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत रहस्यमय अंदाज में बोला, मेरा नाम हरिया है। मैं देख रहा था कि आप इस घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत पुराना जंग लगा ताला है, लाइए मैं खोल देता हूँ। आर्यन ने हरिया के हाथ में चाबी पकड़ा दी। हरिया ने जैसे ही चाबी ताले में डालकर घुमाई, ताला तुरंत खुल गया। ये देखकर सब हैरत में पड़ गए। हाँ, अजीब बात है, मैं इतनी देर से इस ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था और नहीं खुला, तुमसे एक कोशिश में ही खुल गया। जाओ आप लोग घर के अंदर चले जाओ, और सुनो, रात के वक्त इस गांव में भूल से भी बाहर नहीं निकलना। क्यों? रात के वक्त यहाँ बाहर निकलना मना है क्या? तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। रात के वक्त कोई अगर दरवाजा खटखटाए तो भूले से भी खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वह व्यक्ति बड़ी तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही सब लोग हंसने लगे। आर्यन हंसते हुए बोला, लगता है कोई सन की व्यक्ति था। अरे हम सब डॉक्टर हैं, रात में अगर कोई बीमार पड़ गया तो हम दरवाजा ही ना खोले, बेवकूफ कहीं का। आशु और अपूर्वा अपने अपने रूम में जाकर रजाई में दुबक कर गहरी नींद में सो गए, मगर आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी। वो मोबाइल में वीडियो देखने लगा। तभी आर्यन को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसे किसी औरत के गुनगुनाने की भी आवाज सुनाई दी। उसके सारे दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। आर्यन उठकर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा उसके सामने घने कोहरे के बीच एक महिला खड़ी हुई थी, जो अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाली हुई थी। जी कौन है आप? मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई है। आप डॉक्टर हैं ना? आर्यन ये सुनकर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक डॉक्टर हूँ? हमें आए हुए तो अभी कुछ घंटे ही हुए हैं। वो सब मैं आपको रास्ते में बता दूंगी, पर आप जल्दी चलिए, मेरी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उस औरत की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर बोला, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर आर्यन अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर अपना मोटा कोट पहन लिया। मेडिसिन का बैग लेकर वह जैसे ही बाहर निकला तो बाहर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। आर्यन अपने मुंह में बड़बड़ाने लगा, अरे कहाँ गायब हो गई इतनी जल्दी? दरवाजा बंद कर आर्यन अपने कमरे में जाकर लेट गया। बहुत देर तक वो उसी औरत के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते वो सो गया। सुबह उन तीनों ने गांव में कैंप लगा लिया, मगर कोई भी गांव वाला आकर उनके पास नहीं भटका। दोपहर में कुछ गांव वाले मुखिया के साथ उनके कैंप के अंदर घुस गए। गांव के मुखिया ने आर्यन से कहा, देखिए आप लोग शहर के लगते हैं, देखिए हमारे गांव में कुछ दिनों से लोग मारे जा रहे हैं। आप लोग अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। अरे हम लोग सरकार के आदेश पर यहाँ आए हैं, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। समझाना हमारा काम था, बाकी आपकी मर्जी। याद रखिएगा, रात में कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलिएगा। मुखिया की बात पर आर्यन हंसते हुए बोला,
कल रात यही बात हरिया नाम के एक व्यक्ति ने भी हमें समझाई थी, और कल रात एक औरत भी आई थी लंबा सा घूंघट लिए। आर्यन ने ये बात बोली ही थी कि सभी गांव वालों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए और वो लोग बड़ी फुर्ती से वहां से चले गए। इन्हें क्या हुआ? वैसे तुमने घूंघट वाली औरत की बात हमें तो बताई ही नहीं। अरे बेवकूफ है ये सब, और औरत वाली बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि बताई जाए। आज रात में वो सब जगे हुए थे। आधी रात के बाद आर्यन को फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आर्यन दरवाजा खोलने चला गया और उसने जैसे ही दरवाजे को खोला उसने देखा घने कोहरे के बीच वही औरत खड़ी हुई थी जो लंबा सा घूंघट डाले हुई थी। अरे तुम कल भी आई थी ना? कल अचानक कहाँ गायब हो गई थी? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लाजवंती है। मैं यहाँ से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली में रहती हूँ। क्या परेशानी है तुम्हारी बहन को? मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो दर्द से तड़प रही है। तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर आर्यन अंदर चला गया। अंदर अपूर्वा और आशु को आर्यन ने सारी बात बताई। ठीक है, लेकिन हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, अपूर्वा सही बोल रही है। ये हमारे लिए अनजान जगह है, रात में हम सबको साथ जाना चाहिए। इतना बोलकर अपूर्वा आशु और आर्यन के साथ बाहर आ गए। वो तीनों उस घूंघट वाली औरत के पीछे पीछे चलने लगे। आर्यन को एक बात बड़ी अजीब लगी कि काली अंधेरी रात में घने कोहरे के बीच वो औरत एक लंबा सा घूंघट डाले हुई थी, मगर फिर भी इतनी तेजी से चल रही थी कि मानो उसे घूंघट के अंदर से सब कुछ दिखाई दे रहा हो। कुछ ही देर के बाद वो दोनों उसी पुरानी हवेली के अंदर खड़े हुए थे। उस हवेली के एक कमरे से मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। वो तीनों उस कमरे की ओर चले गए। उन्होंने देखा एक चारपाई पर एक औरत लेटी हुई घूंघट डाले दर्द से कराह रही थी और उसके इर्द गिर्द कुछ औरतें उसे घेरे हुए बैठी थी और उन औरतों ने भी अपने चेहरे पर लंबे लंबे घूंघट डाल रखे थे। अपूर्वा ने उस औरत के शरीर पर हाथ रखा तो वो अंदर तक सिहर उठी। उस औरत का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। उसने तुरंत उसकी नब्ज चेक की तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अपूर्वा घबरा गई। क्या हुआ? तुम अचानक घबरा क्यों गई? इस औरत का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ा है, इसकी नब्ज भी नहीं चल रही है, फिर भी ये जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बोल रही हो तुम? लगता है तुम नींद में ही हो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर आशु उस औरत की नब्ज चेक करने लगा। हाथ पकड़ते ही आशु का चेहरा उतर गया। तभी अचानक वो स्त्री चारपाई से उठकर बैठ गई और उसने आशु का गला पकड़ लिया। आर्यन भी हड़बड़ा गया। अपूर्वा लाजवंती की ओर देखकर चीखती हुई बोली, कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम हमसे क्या चाहती हो? प्लीज आशु को छोड़ दो। लाजवंती ने अपना घूंघट जैसे ही ऊपर उठाया, अपूर्वा के गले से चीख निकल गई। लाजवंती का चेहरा बुरी तरह से सड़ा हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। देखते ही देखते उन सभी औरतों ने अपने चेहरे से घूंघट उठा लिया। उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। कुछ ही पलों में उन औरतों ने आर्यन और आशु की आंखें फोड़कर उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अपूर्वा वहां से चीखती हुई भागने लगी। रास्ते में उसका शरीर एक औरत से टकराया। मुझे बचा लीजिए, उन सब ने आशु और आर्यन को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। वो लोग इंसान नहीं है। अपूर्वा एक औरत से टकराई थी जिसके चेहरे से तेज झलक रहा था। उसके पीछे गांव वाले और मुखिया भी था जिनके हाथों में मशाले थी। मुखिया ने उस औरत से कहा, ठाकुराइन इन शहर के लोगों को समझाया था मगर ये नहीं माने। इनकी गलती नहीं है मुखिया, गलती तुम गांव वालों की है। तुम्हारे ही गांव के उन 2 चोरों ने उस दरवाजे को खोला था जहां सदियों से लाजवंती की आत्मा कैद थी। आखिर ये लाजवंती कौन है ठाकुराइन, और ये गांव के लोगों को क्यों मार रही है? बहुत समय पहले की बात है, जब सुजानपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का राज था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का विवाह पड़ोस के गांव की लड़की लाजवंती से हुआ था। लाजवंती की सुंदरता बेमिसाल थी। कहते हैं लाजवंती दहेज में अपने साथ अपनी 6 दासियां भी लाई थी। वीरेंद्र प्रताप को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उसकी पत्नी लाजवंती को उसके अलावा कोई और देखे। वीरेंद्र प्रताप का हमेशा ये आदेश रहता था कि लाजवंती अपना घूंघट किसी के सामने नहीं खोलेगी। एक दिन वीरेंद्र प्रताप की गैर मौजूदगी में जब लाजवंती का मौसेरा भाई लाजवंती से बातें कर रहा था कि अचानक वीरेंद्र प्रताप हवेली में वहां पर आ गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उसके भाई को मरवा दिया। लाजवंती और उसकी दासियों के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया।
और लाजवंती सहित उसकी दासियों की आंखें निकालकर भूखा प्यासा इस गांव में छोड़ दिया। लाजवंती ने मदद के लिए गांव का हर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने उन सब की मदद नहीं की। अपने ऊपर अत्याचारों को लाजवंती सहन ना कर सकी और उसने कसम खाई, जब तक वो ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के खानदान के एक एक सदस्य को नहीं मार देगी, तब तक उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। लाजवंती की मौत के बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। धीरे धीरे करके ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के खानदान के लोगों की मौतें होने लगी। लेकिन ठाकुराइन, लाजवंती गांव के लोगों को भी बुरी तरह से क्यों मार रही है? क्योंकि किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वो गांव का हर दरवाजा खटखटाती है और जो उसके साथ चला जाता है उसे वो मार देती है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के वंशजों ने अपने कुल के साधु बाबा से लाजवंती और उसकी दासियों की आत्मा को हवेली के कमरे में कैद करवा दिया। लाजवंती की आत्मा बरसों कैद रहकर और शक्तिशाली बन चुकी है। कोई तो उपाय होगा। आप ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की पीढ़ियों से हैं। आपके उपकार इस गांव में बहुत है। कुछ कीजिए, उस हवेली की आखिरी वारिस आप हो। मेरे पूर्वजों को पता था कि एक ना एक दिन लाजवंती की आत्मा उस कमरे से जरूर आजाद होगी और आजाद होकर कहर ढा देगी। इसलिए हम पीढ़ी दर पीढ़ी लाजवंती की आत्मा की मुक्ति का राज हमें बताया जाता रहा है। मुझे पता है कि उसकी हार कहाँ से होगी। चलो मेरे साथ। इतना कहकर ठाकुराइन मुखिया सहित गांव के सभी लोगों को हवेली की ओर ले गई। ठाकुराइन की हवेली में प्रवेश करते ही लाजवंती और उसकी दासियां ठाकुराइन के सामने आ गई। लाजवंती ने भारी आवाज में कहा, तू आखिरकार तू आ ही गई। तू ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की आखिरी वंशज है। तुझे मारकर इस गांव को शमशान बना दूंगी। ठाकुराइन ने बेखौफ होकर कहा, मैं जानती हूँ लाजवंती कि तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन जिसने तेरे साथ अन्याय किया था उसे तूने मारकर अपना बदला ले लिया। इन गांव वालों को सुकून से जीने दे। नहीं, ये सब गांव वाले भी उनकी ही संतान है। इनके पूर्वजों के हर घर का दरवाजा मैंने मदद के लिए खटखटाया था, मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। तभी गांव वालों की मशालें एक एक करके बुझने लगी। लाजवंती अपना घूंघट उठाने ही वाली थी कि बड़ी फुर्ती से ठाकुराइन ने गांव के व्यक्ति से जलती हुई मशाल छीनकर उसके घूंघट में आग लगा दी। घूंघट में आग लगते ही लाजवंती बुरी तरह से चीखने लगी। ये नामुमकिन है। तुझे कैसे पता कि मेरी शक्ति इस घूंघट में है? मैं जानती थी अगर तूने अपना घूंघट खोल दिया तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तेरी मौत का राज इसी घूंघट में छिपा है। कुछ ही देर में लाजवंती चीखती हुई अपनी दासियों के साथ जलकर राख हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।